हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी व्यूअर्स का हमारे चैनल सिद्धि आईएएस पीसीएस पे। बीपीएससी मेंस प्रिपरेशन सीरीज में साइंस एंड टेक में अभी हम लोग एनर्जी वाला सेक्शन कर रहे हैं। उस वाले सीरीज में 2 वीडियो ऑलरेडी आ चुका है। इस वाले पार्ट में हम लोग आज बात करेंगे हाइड्रोजन एनर्जी और कोल बेड मीथेन। ये 2 टेक्नोलॉजी पे हम लोग आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो आपका पहला शुरू करते हैं हम लोग हाइड्रोजन एनर्जी। हाइड्रोजन क्या है कि मीथेन का एक क्लीन अल्टरनेटिव के तौर पे उभर के आ रहा है। और पूरे यूनिवर्स की बात की जाए तो ये जो है सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाने वाला केमिकल एलिमेंट है। पूरे यूनिवर्स की बात की जा रही है, अर्थ की नहीं। तो पूरे यूनिवर्स का करीब 75% ऑफ द मास हाइड्रोजन ही है। यहाँ अर्थ पे, तो अर्थ पे जो हाइड्रोजन एटम है मेनली आपका वाटर में, ह्यूमन बॉडी में, एनिमल्स में, प्लांट्स में पाया जाता है। लेकिन जो अर्थ पे ज़्यादातर हाइड्रोजन पाया जाता है वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में है, मतलब कोई ना कोई केमिकल के साथ में, या फिर फॉर एग्जांपल वाटर के फॉर्म में है तो वो किसी न किसी केमिकल के फॉर्म में है बना हुआ। गैस के रूप में इसकी अवेबिलिटी काफ़ी कम है। जनरली एयर में भी हम लोग देखते हैं तो इसका 1 मिलियन में 1 पार्ट अवेलेबल हम लोग को देखने को मिलता है। अब जो हाइड्रोजन हम लोग को प्रोड्यूस करना है तो उसको हम लोग डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपका जो आपका नेचुरल गैस है CH4 मीथेन वाला, वहाँ से हम लोग निकाल के वो बना सकते हैं। या फिर आपका इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस जिसमें H2 और O2 को जोड़ के आप ये इलेक्ट्रिसिटी निकालते हैं। अब हाइड्रोजन आने वाले जो समय में, फ्यूचर में, क्लीन एनर्जी सोर्स का इतना इंपॉर्टेंट सोर्स क्यों बन के आ रहा है, तो इसके लिए हम लोग को बाकी जो फ्यूल्स हैं उसके बारे में थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि अगर जो फ्यूल है उस फ्यूल को हम इन जनरल क्या है कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाते हैं और उससे जो हीट मिलता है वो हम लोग को एनर्जी फॉर्म में हम लोग यूज करते हैं और उसको डिफरेंट डिफरेंट यूटिलिटी के तौर पे यूटिलाइज करते हैं। इस पे जो जनरली हम लोग गैस फॉर्म का यूज करते हैं तो वो नेचुरल गैस का यूज करते हैं जिसमें कि मीथेन जो है मेजर कंस्टिट्यूएंट है। लेकिन जो मीथेन को बनाने का प्रोसेस है उसमें हम लोग जो यूज करते हैं उसमें भी हीटिंग के लिए हम लोग यूज करते हैं कोल, जो कि अभी तक का सबसे डर्टी अगर माना जाए फॉसिल फ्यूल है तो उससे सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन होगा। तो इससे अगर हम CH4 बनाते हैं तो वो उतना ज़्यादा पॉल्यूटिंग होगा। और इसके अलावा फिर जब ये CH4 बर्न किया जाता है तब उससे आपको एनर्जी मिलेगी। इसमें आपको वाटर के साथ CO2 भी रिलीज होगा और CO2 अपने आप में एक GHG गैस है। वहीं अगर हाइड्रोजन को हम लोग नेचुरल गैस की जगह पे यूज करते हैं तो वहां पे वेस्ट प्रोडक्ट जो होगा सिर्फ वाटर वेपर है, उसके अलावा और कुछ भी वेस्ट प्रोडक्ट यहाँ पे नहीं निकल के आता है। इसको प्रोड्यूस करने का कई सारा तरीका है, जैसे नेचुरल गैस फार्मिंग हम लोग कर लें या फिर इलेक्ट्रोलाइसिस कर लें। तो इस प्रोसेस को हम लोग देखते हैं आगे। इसी के बेसिस पे जो हाइड्रोजन है इसको इसके ऑरिजिन के बेसिस पे कैसे इसको पैदा किया गया है उसके बेसिस पे इसको बांटा गया है ग्रे हाइड्रोजन, ब्लू हाइड्रोजन और ग्रीन हाइड्रोजन में। तो जो ग्रे हाइड्रोजन है इसमें फॉसिल फ्यूल जो हम लोग मीथेन है उसको हम लोग यूज किए, उसको यूज करने के बाद फिर हम लोग इंडस्ट्रियल प्रोसेस के थ्रू जनरल जो एनर्जी है वो हीट देते हुए हम लोगों ने इसका हाइड्रोजन का प्रोडक्शन किया। लेकिन आउटपुट के साथ में जो बाई प्रोडक्ट निकला उसमें CO2 भी निकला जो कि एक GHG गैस है। तो ये CO2 अपने आप में हार्मिंग है, तो इस वजह से ये उतना ज़्यादा फिजिबल नहीं है। क्योंकि हम लोग हाइड्रोजन पैदा करना चाह रहे हैं उसके साथ में जो ग्रीन हाउस जो क्लीन फ्यूल हम लोग पैदा करना चाह रहे हैं उसके प्रोडक्शन में ही इतना ज़्यादा CO2 ऑलरेडी प्रोड्यूस हो जा रहा है। तो जितना हम लोग उससे कम करना चाह रहे हैं क्लाइमेट चेंज पे इम्पैक्ट, उतना ही उसका उल्टा प्रभाव पड़ेगा। तो नेक्स्ट ऑप्शन बचता है अपने पास ब्लू हाइड्रोजन। ब्लू हाइड्रोजन में क्या करेंगे, प्रोसेस सेम है लेकिन इसमें जो CO2 हम लोग का रिलीज हो रहा है उसको हम लोग कैप्चर कर लेते हैं, कैप्चर करके उसको स्टोर करते हैं। स्टोर करने के लिए मेनली जो है जो वाटर बॉडीज हैं, सी है, उसका यूज किया जाना है। इस वजह से इसका नाम ब्लू हाइड्रोजन दिया गया है। लेकिन ये कॉस्टली काफी पड़ेगा क्योंकि कैप्चरिंग इट सेल्फ इज वेरी कॉस्टली। नेक्स्ट ऑप्शन अपने पास आता है ग्रीन हाइड्रोजन का। इसमें जो है वाटर एज ए इनपुट हम लोग यूज करते हैं और इसको लो टेम्परेचर पे इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं। तो इसमें जो वाटर मॉलिक्यूल है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में बट जाता है। तो जो इसका बाई प्रोडक्ट होगा ऑक्सीजन होगा और हाइड्रोजन एज ए फ्यूल निकल के आएगा।
तो नेट जीरो इमिशन CO2 का वो इस प्रोडक्ट में हम लोग को अचीव होता है। तो इस वजह से इसको ग्रीन हाइड्रोजन का टर्म दिया गया है, क्योंकि और कोई इसमें बाई प्रोडक्ट ऐसा नहीं है जो कि एनवायरनमेंट को हार्म करे। इसका अगर प्रोस एंड कॉन्स देखें तो पॉजिटिव देखते हैं, ग्रीनेस्ट एनर्जी सोर्स है, रिन्यूएबल है, कोई इमिशन नहीं है, कार्बन फ्री एनर्जी सोर्स है, इफिशियंसी काफ़ी अच्छी है, क्विक चार्जिंग इसमें संभव है, अगर हम लोग चाहें तो तुरंत में इसको किया जा सकता है। एडवांस जो चैलेंजेज आने वाले हैं उनको सॉल्व करेगा। नॉइज पॉल्यूशन जो कि जनरली हम लोग विंड वाले में देखे थे उसमें दिखता है, और कोई पॉल्यूशन वाला और कुछ नहीं है। फिर आपका रिमोट रीजन है, वहाँ पे काफ़ी इजीली इसको ऑपरेट कर सकते हैं। फ्यूल सेल्स है, उसको छोटे बड़े हर तरीके के डिवाइसेस में हम लोग यूज कर सकते हैं। दूसरे देशों पे डिपेंडेंसी है वो कम होगा, हमारा फॉसिल फ्यूल पे डिपेंडेंसी वो कम होगा। उसके अलावा जो आने वाला फ्यूचर है उसमें ये काफ़ी ज़्यादा सस्ता भी होने की संभावना है, क्योंकि ये अभी मैच्योर टेक्नोलॉजी नहीं है, जो कि इसके अगर निगेटिव के तौर पे देखें तो पहला ही पॉइंट है कि हाइड्रोजन पावर बहुत ज़्यादा मैच्योर अभी तक नहीं हो पाया है। रॉ मटेरियल जो हमारा फ्यूल सेल के लिए चाहिए वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है। अभी करेंट फ्यूचर में उतनी इसकी रिलायबिलिटी अच्छी नहीं है, इसका कॉस्ट अभी काफ़ी ज़्यादा पड़ रहा है। उसका जो अगर कार बनाते हैं, हाइड्रोजन पावर्ड अगर कार बनाते हैं तो वो काफ़ी एक्सपेंसिव अभी बन रहा है। बहुत ही कम टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है इस फील्ड में, रिसर्च बहुत ज़्यादा अभी चाहिए। फिर आपका जो हाइड्रोजन डिवाइसेस है उसकी ड्यूरेबिलिटी वो काफ़ी कम है अभी के समय में। सेंसिटिविटी टू टेम्परेचर चेंजेस ये एक प्रॉब्लम हो सकता है, और इंफ्रास्ट्रक्चर अराउंड फ्यूल सेल वो काफ़ी ज़्यादा अभी मिसिंग है। स्टोरेज का रिलेटेड कुछ कुछ इश्यूज हैं, ये प्रॉब्लम्स हैं। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ हाइड्रोजन ये भी काफ़ी ज़्यादा महंगा पड़ता है, और अगर ये अनकंट्रोल ट्रांजिशन होता है तो ये आउट ऑफ कंट्रोल जा सकता है। ये सारे प्रोज एंड कॉन्स आप ध्यान में रख सकते हैं। इसका इंडिया में क्या चीज़ चल रहा है वो हम लोग देखते हैं। तो इंडिया में जो हमारा बजट था उसमें हम लोगों ने नेशनल हाइड्रोजन एनर्जी मिशन, इस पे हम लोगों ने बात किया था। उसके पहले जो है टेरी का एक रिपोर्ट आया था, द पोटेंशियल रोल ऑफ हाइड्रोजन इन इंडिया हार्नेसिंग द हाइव। इस रिपोर्ट के हिसाब से ये कहा गया था कि 2050 तक हमारा जो हाइड्रोजन का डिमांड है वो 5 गुना तक बढ़ सकता है। तो अभी जो हमारा डिमांड है वो डिमांड है 6 मेट्रिक टन का पर एनम, और मेनली जो आपका इंडस्ट्री सेक्टर जैसे फर्टिलाइजर है, रिफाइनरी, उसी सेक्टर में ज़्यादा यूज होता है। ये 2050 तक 28 मेट्रिक टन तक पहुंच सकता है। इसका डिमांड हो सकता है कि और भी बढ़े। 28 मेट्रिक टन अभी प्रोजेक्टेड है। अगर मान लीजिए टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट काफ़ी अच्छा होता है और कार्बन फुटप्रिंट को कम करने पे ज़्यादा फोकस किया जाता है तो इसका डिमांड और भी फर्दर बढ़ सकता है। मेनली जो ग्रो होगा ये डिमांड स्टील एंड रोड ट्रांसपोर्ट सेक्टर, शिपिंग, एविएशन, इन सब में ज़्यादा उम्मीद है कि बढ़ेगा। फिर अगर इंडिया को अगर 2060 तक जीरो कार्बन इमिशन का टारगेट अगर अचीव करना है तो इसके लिए हम लोग को 40 मेट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन एनुअली की आवश्यकता पड़ेगी। इसके लिए हम लोगों ने जो स्टार्टिंग किया नेशनल हाइड्रोजन मिशन वो हम लोगों ने देखा, उसके आगे कुछ और भी पॉइंट से देखेंगे। इंडिया ने हाइड्रोजन वैली प्लेटफॉर्म भी ज्वाइन किया है, जो कि हाइड्रोजन जो एनर्जी डेवलपमेंट है उसके पूरे इकोसिस्टम का एक ग्लोबल इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म है, तो इंडिया ने उसको ज्वाइन किया है। यही जो पोटेंशियल रोल है हाइड्रोजन एनर्जी का वो यहाँ पे दिखाया गया है कि जो हमारा 2050 तक जो हमारा ये इसका डिमांड है 28 मेट्रिक टन तक जा सकता है, 5 गुना लगभग बढ़ सकता है। ये जो ग्राफ दिया गया है इसमें दिया गया है कि ग्रीन हाइड्रोजन का कॉस्ट 2020 में अभी ये 300 से 500 रुपीस पर केजी के आसपास पड़ रहा है, काफ़ी कॉस्टली है। 2030 तक टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के साथ ये 100 से 200 के बीच में आ जाने की संभावना है। 2050 में ये 100 के नीचे आ जाएगा इसका पर केजी का कॉस्ट। फिर 2030 तक बोला ये जा रहा है कि ये ग्रीन हाइड्रोजन जो फॉसिल फ्यूल डेराइव्ड हाइड्रोजन है जो हम लोग CH4 की मदद से निकाल रहे थे उसके मुकाबले ये ज़्यादा कम्पिटिटिव हो जाएगा, क्योंकि उस समय तक जो आपका इलेक्ट्रोलाइजर का कॉस्ट है वो काफ़ी कम हो जाएगा। जो रिन्यूएबल एनर्जी हम लोग इसमें यूज करने वाले हैं उसमें कुछ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आएंगे, तो ये सारा कुछ हो सकता है। तो फ्यूचर पोटेंशियल इसी का है।
मेन जो एरिया टारगेट होने वाले हैं वो वैसे सारे एरिया हैं जहां की डायरेक्ट इलेक्ट्रिफिकेशन अभी संभव नहीं है। जैसे ट्रांसपोर्ट में जो आपका लॉन्ग डिस्टेंस बसेस और हैवी ड्यूटी ट्रक्स है वो 2030 तक हमारा कम्पिटिटिव हो जाएगा। इंडस्ट्री सेक्टर में स्टील, अमोनिया, रिफाइनरी, मिथेनॉल, ये सारे इंडस्ट्री एरियाज में 2030 तक हम इसका कम्पिटिटिव यूज कर सकते हैं। पावर सेक्टर में भी 2040 तक हम लोग यहाँ पहुंच जाएंगे। फिर आपका मेक इन इंडिया के तहत में हम लोग इसको प्रमोट कर सकते हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बेहतर फ्यूल के तौर पे ये निकल के आ रहा है। एक और एस्टिमेशन है जिसमें ये बोला जा रहा है कि हम लोग अगर हाइड्रोजन एनर्जी पे काम करते हैं तो 2050 तक हम लोग सालाना $20 बिलियन बचा सकेंगे, जो कि हम लोग खर्च करते हैं फॉसिल फ्यूल के इंपोर्ट पे। इसके लिए गवर्नमेंट के साइड से R&D इसको सपोर्ट करने की बात की गई है। जो ग्रीन प्रोडक्ट्स हैं उनके स्पेसिफिक स्टैंडर्ड बनाने की बात की गई है। फिर बेहतर कोऑर्डिनेशन को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट के साइड से इनिशिएटिव लिया जा रहा है। इमिशन अगर होता है तो उसके लिए पेनाल्टी की बात की जा रही है। इंडस्ट्री का भी R&D और कोलेब्रेशन में ही मेजर फोकस है। ये आपका टेरी का रिपोर्ट था, उसके हिसाब से वहां से निकल के आया है। ये हम लोगों ने लॉन्च किया नेशनल हाइड्रोजन एनर्जी मिशन। इसके तहत में इंडिया को ग्लोबल हब बनाना है फॉर द प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन। टारगेट इसका क्या है कि 2030 तक हम लोग 1 मिलियन टन ग्रीन हाइड्रोजन एनुअली प्रोड्यूस करना शुरू कर दें सालाना बेसिस पे। और तीसरा है आपका कि हमारा जो फॉसिल फ्यूल पे डिपेंडेंसी है वो कम करना, प्लस साथ में जो हमारी इकोनॉमी है उसको डीकार्बनाइज करना। इसी कंटेक्स्ट में ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी रिलीज किया गया। इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि जो हमारा प्रोडक्शन है वो डोमेस्टिक डिमांड को मैच करे और साथ में हम लोग ग्रीन हाइड्रोजन के एक्सपोर्टर भी बने। तो इसका फीचर के तौर पे अगर देखें तो डिपेंडेंसी वही फॉसिल फ्यूल पे कम करना है। ग्रीन हाइड्रोजन मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको जो अनयूटिलाइज रिन्यूएबल पावर है वो स्टोर करने की परमिशन दे दी जा रही है। इसके अलावा जो कंपनीज हैं वो उनको डिस्ट्रीब्यूशन का लाइसेंस कंसेशन रेट पे मिल जाएगा। उनको टैक्स फ्री इंटर स्टेट ट्रांसमिशन ये उपलब्ध रहेगा 25 सालों तक। ग्रिड टू मार्केट कनेक्टिविटी इंश्योर करने की बात की गई है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इसमें बढ़ाने के लिए सिंगल पोर्टल को फोकस करने का बात किया गया है। प्लस साथ में जो अगर इसको एक्सपोर्ट करना है तो उसके लिए जो पोर्ट फैसिलिटीज हैं वो ये कंपनीज खुद ही डेवलप कर सकती हैं, पोर्ट अथॉरिटी के साथ अगर परमिशन उनको ग्रांट मिल जाता है तो ये हमारा ग्रीन हाइड्रोजन को लेके सारा कुछ था। नेक्स्ट आपका है कोल बेड मीथेन। तो कोल बेड मीथेन एक अनकन्वेंशनल गैस है जो कि आपका कोल बेड में पाया जाता है। हाइड्रोकार्बन गैस है, मेनली आपका इसमें मीथेन ही होता है। और ये जो है जो कोल का हमारा माइंस है, और जब कोल के माइंस और जो हमारा वाटर टेबल है वो जब मैच करता है तो पानी में जो हमारा ग्राउंड वाटर है उसमें काफी सारा मीथेन के फॉर्म में गैसेस उसमें घुले रहते हैं। तो उस मीथेन को यहां हार्नेस करने की बात यहां पे की जा रही है। तो ये आपका कोल बेड मीथेन में मोस्टली तो 95% आपका मीथेन है। उसके अलावा जो है इथेन, प्रोपेन, कुछ कुछ नॉन हाइड्रोकार्बन गैसेस जैसे N2CO2 भी होते हैं इसमें। तो मेनली जो आपका एरिया है, मेनली जो एरियाज हैं आपके वैसे एरिया जहां की कोल बेड मीथेन पाया जाएगा वो कोल वाला एरिया है, उसी एरिया में ज्यादा ये पाया जाता है। तो इसी का डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे है। ये जो डॉटेड लाइन है ये वाटर टेबल दिखा रहा है। वहीं से अगर हमको इसको निकालना है तो उस कंडीशन में जो ग्राउंड वाटर है उसको एक्सट्रैक्ट करना है। एक्सट्रैक्ट करके उसमें जो घुला हुआ मीथेन गैस है उसको बाहर निकाल देना है और जो पानी है वो बाहर अपना चला जाएगा। तो ये प्रोसेस है इसका। इसका पॉजिटिव के तौर पे देखें तो आपका GHG एमिशन वो कम होगा क्योंकि मीथेन को आप धीरे धीरे वो रिश्ता रहता वैसे भी, तो इसको जो है आप अनटैप यहां पे कर ले रहे हैं। नेक्स्ट है आपका कि मीथेन को अगर आप बाकी चीजों में यूज करते हैं तो आपका बेहतर होगा। फिर आपका माइन सेफ्टी वो बेहतर हो जाएगा क्योंकि जो एक्सप्लोसिव गैसेस होते हैं उनके कंसंट्रेशन अपने आप ही इसकी वजह से कम हो जाएगा। उसके अलावा जो माइंस ऑपरेटर्स हैं उनके लिए एडिशनल सोर्स ऑफ रेवेन्यू ये प्रोवाइड करता है। चैलेंज के तौर पे देखें
तो चैलेंज में क्या है, पहला पॉइंट है प्रोड्यूस्ड वाटर। इसको मीथेन निकालने के लिए आपको ग्राउंड वाटर को निकालना पड़ेगा। अब ग्राउंड वाटर में बहुत सारा केमिकल्स हैं जिसमें कि कार्सिनोजेनिक भी हो सकते हैं, बहुत सारे कैंसर जनित बहुत सारे केमिकल्स भी उसके साथ में आ सकते हैं, जैसे बेंजीन, टोल्यूइन, इथाइल बेंजुइन। इसके अलावा कुछ हैवी मेटल्स हैं, आर्सेनिक, कैडमियम, मरकरी, लेड, ये भी उसके साथ में आएंगे। वेस्ट वाटर डिस्पोजल, अब इसमें जो पानी निकला, ग्राउंड वाटर का टोटल पानी जो निकला, उसमें बहुत सारा टॉक्सिक मटेरियल है। अब अगर आपने उसमें से CH4 निकाल भी लिया, फिर भी बहुत सारे हार्मफुल केमिकल्स अवेलेबल हैं जो कि वाटर बॉडी में नियर बाई रिलीज किया जाएगा, तो उसका इन्वायरमेंट पे गलत इंपैक्ट पड़ेगा। तीसरा कि आप ग्राउंड वाटर को बाहर निकाल रहे हैं, तो ग्राउंड वाटर बाहर निकालने की वजह से आपका ग्राउंड वाटर जो सिचुएशन है वो काफ़ी ज़्यादा खराब हो सकता है। तो ये प्रॉब्लम यहाँ पे देखने को मिल सकती है। उसके आसपास जो भी बोरवेल लगे होंगे तो वो उनमें वाटर अवेलेबिलिटी की समस्या आ सकती है। एयर पॉल्यूशन एंड फ्लेयरिंग, ये भी चीज हो सकता है। ये इस वजह से क्योंकि जो साइट है उसके इक्विपमेंट से काफ़ी सारा मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड उससे रिलीज होगा। उसके अलावा बहुत सारा नॉइज पॉल्यूशन, ये काफ़ी सारी चीज़ें होंगी। फिर मीथेन माइग्रेशन टू एक्विफर्स, जो वाटर एक्विफर्स होते हैं जहां से कि ग्राउंड वाटर रिस्क के नीचे तक आता है सरफेस से, तो वो एक्विफर से हो सकता है कि मीथेन का लीकेज होना शुरू हो जाए, क्योंकि मीथेन वहां से माइग्रेट होकर वहां जा सकता है। क्योंकि हम जियोलॉजी का टोटल इंपैक्ट होगा तो उसका प्रभाव उस वहां पे भी पड़ सकता है, जिससे कि मीथेन जो है रिसना शुरू हो सकता है। और मीथेन जो है ग्रीन हाउस गैस के तौर पे CO2 से 100 गुना ज्यादा पोटेंट है। इतना इसका पोटेंशियल है CO2 के मुकाबले। और आपका लीकिंग वेल्स, ये भी एक अलग प्रॉब्लम है इसमें। जो गैस वेल हम लोग बनाते हैं उसमें से 6% इमीडिएटली लीक करना शुरू कर देते हैं, और 50% ऐसे गैस वेल्स हैं जो कि 15 साल में लीक करना शुरू करते हैं। उसको फिक्स करने के लिए कभी कभी वहां पे स्टील भर दें या कुछ कंक्रीट स्ट्रक्चर वैसा डाल दें, लेकिन वो भी थोड़े टाइम के बाद डिके होगा और फाइनली जो गैस वेल्स हैं वो लीक करेंगे ही करेंगे। ये इसका चैलेंजेस के तौर पे देख लिया हम लोगों ने। अगला क्या है कि इसका इंडिया में सिचुएशन देख लें। तो इंडिया में जो कोल अवेलेबिलिटी है, इंडिया के पास दुनिया का 5वां सबसे बड़ा कोल रिजर्व अवेलेबल है हमारे पास। तो अगर पोटेंशियल देखें CBM का, तो हमारे पास 92 ट्रिलियन क्यूबिक फीट कोल बेड मीथेन हम लोग का एस्टिमेशन है। अगर इसको BCM में देखें, बिलियन क्यूबिक मीटर में, तो 2600। इसका जो साइट है उसको हम लोग देख सकते हैं। तो मेनली जो कोल वाला साइट है, जैसे दामोदर वैली हो गया, कोयल वैली हो गया, सोन वैली हो गया, महानदी वाला गोदावरी बेल्ट हो गया, गोंडवाना वाला जो एरिया है उस एरिया में काफ़ी ज़्यादा है। फिर मेघालय के आसपास में गारो खासी उस वाले हिल्स में भी है। तो वहाँ पे ये सारे चीज़ें हैं। इसको निकालने के लिए नेशनल कोल गैसिफिकेशन मिशन, ये प्रोसेस आया गया है। अब कोल गैसिफिकेशन का प्रोसेस जो है, इसमें कोल को सिंथेसिस गैस में कन्वर्ट किया जाता है। सिंथेसिस गैस, सिन गैस भी बोलते हैं इसको, जिसमें कि हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ये 3 चीज इसमें होंगे। तो इसको आत्मनिर्भर भारत के तहत में प्रमोट किया जा रहा है, और करीब 100 मेट्रिक टन का कोल गैसिफिकेशन टारगेटेड है 2030 तक। इसका फीचर के तौर पे देखें तो जितनी भी कोल कंपनीज हैं उनको बोला गया है कि आप एक नोडल ऑफिसर अपॉइंट करें, और अपने जो कोल ब्लॉक्स हैं उसमें से कम 10% को आप गैस फॉर्म में निकालें। उसके लिए आपको फंड अवेबिलिटी के लिए इंटरेस्ट रेट सबवेंशन दिया गया है। जो आपको कैपिटल गुड्स परचेज करना होगा उसके लिए इंपोर्ट ड्यूटी एग्जेम्पशन दिया गया है। तो ये सारी चीजें इस मिशन के तहत में है। इसका प्रोसेस को कोल गैसिफिकेशन का है, जिसमें कि वाटर हम लोग पंप करते हैं, कोल यूज करते हैं, और यहाँ से CO और H2 निकल के आता है। H2S आपका CO2 स्लैग, ये इसका बाई प्रोडक्ट होगा। इसके इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटजी का कुछ हाईलाइट है, जैसे कि हमारा जो गैसिफिकेशन पोटेंशियल है कोल फील्ड्स का, स्पेशली इन द नॉर्थ ईस्ट, उसको मैप करने का बात किया गया है। इसमें हम लोग का खुद इंडिजिनस टेक्नोलॉजी इस फील्ड में हम लोग डेवलप करें,
एज पर अवेलेबल कंटेंट, एज पर अवेलेबल कोल, जैसे लो एस कोल है कि हाई एस कोल है, उसके हिसाब से क्या टेक्नोलॉजी लगेगी, तो हम लोग खुद उसके हिसाब से अपना स्वदेशी तकनीक का विकास करें। अकॉर्डिंगली जो बिजनेस मॉडल होगा उसमें हम लोग बदलाव लेके आएंगे, उसके हिसाब से मार्केटिंग स्ट्रेटजी उसमें बदलाव लाना होगा। और आत्मनिर्भर भारत स्कीम के तहत में इसको पॉलिसी सपोर्ट दी गई है, जितने भी स्टेक होल्डिंग मिनिस्ट्रीज होंगे उनके बीच में कोऑर्डिनेशन की बात की गई है, और साथ में जो कंपनीज हैं उनके एक्टिविटीज को मॉनिटर करने के लिए प्रॉपर क्वांटिफिएबल टारगेट प्रोवाइड करने की भी बात इसमें की गई है। तो ये दो टेक्नोलॉजी पूरे तरीके से यहाँ पे डिस्कस कर दिया गया है। अगर आपको इस वीडियो का पीपीटी चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला है, वहां से आप जाकर इस पीपीटी को डाउनलोड कर सकते हैं। सो आज के वीडियो में हमारे पास इतना ही है। दैट्स ऑल वी हैव फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।